हेलो गाइस, ये है हमारा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव और इसका बैकग्राउंड क्या रहा है एंड इसकी इम्पोर्टेंट जो एक दो डेफिनेशन हमने देखी थी। इसके बाद अब हम सेक्शन से शुरू करते हैं। जब हम सेक्शंस पर आते हैं, सेकंड सेक्शन तक हम कर चुके थे, अब हम थर्ड सेक्शन देखेंगे। थर्ड सेक्शन बोलता है लायबिलिटी टू गिव रिलीफ इन सर्टेन केसेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट। तो इसके अंदर बोला गया है कि अगर कोई भी डेथ या कोई भी इंजरी होती है किसी भी पर्सन को अदर देन वर्कमैन, क्योंकि वर्कमैन से रिलेटेड हमारे अदर एक्ट्स में ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड भी एंड कंपनसेशन भी। और डैमेज होता है किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी को किसी एक्सीडेंट जैसे, तो यहाँ पर क्या होगा, ओनर क्या करेगा, उसे रिलीफ देगा एज अ पेनल्टी के तौर पर जिस भी इंसान को ये भी तरीके की इंजरी हुई है। नंबर 4 बात करता है ड्यूटी ऑफ ओनर टू टेक इंश्योरेंस। इसके अंदर बताया गया है कि अब इंश्योरेंस है, अगर ये हम एक पब्लिक को इंश्योरेंस दे रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि ओनर खुद से सब कुछ पे करेगा। इसलिए ओनर की भी यहाँ पर हमें एक लायबिलिटी बनाई गई है कि वो भी अपना इंश्योरेंस, एवरी ओनर शैल हैव वन और मोर इंश्योरेंस पॉलिसीज बिफोर ही स्टार्ट हैंडलिंग एनी हैजार्डियस सब्सटेंस। यानी कि अगर वो किसी भी हजार्डियस सब्सटेंस की हैंडलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके पास भी एक या एक से ज़्यादा कितने भी इंश्योरेंस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा एक्ट है मेन हैजार्डियस सब्सटेंस रिलेटेड ही जो केसेस होते हैं उनमें डील करता है। उसके बाद सेक्शन 5 की बात की गई है वेरिफिकेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एक्सीडेंट बाय कलेक्टर। जहाँ पर इस सेक्शन में बोला गया है व्हेनेवर इट कम्स डीम फिट, कलेक्टर करेगा यहाँ पर वेरिफिकेशन और पब्लिकेशन जैसा भी उनको सही लगे, वो टाइम जो भी एक पर्टिकुलर जो सबसे बेहतर टाइम माना जाएगा इसके अकॉर्डिंग। सेक्शन 6 में बताया गया एप्लीकेशन फॉर द क्लेम ऑफ रिलीफ, application must be made by the person who have sustained injuries as his legal heir in case of death to the collector along with particular and documents। तो यानी कि यहाँ पर क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन कौन डालेगा, ये एप्लीकेशन डालेगी कलेक्टर के पास, एंड कलेक्टर के पास ये एप्लीकेशन कौन डाल सकता है, जो भी इंसान जिसने कोई भी इंजरीज फेस की है या उसके लीगल हेयर्स अगर वो डेड है, यानी कि अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो। उसके बाद अवार्ड ऑफ रिलीफ कैसे और किसे मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अमाउंट डिसाइडेड फॉर रिलीफ 30 डेज ऑफ अवार्ड। इस दिन का टाइम दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर उनको रिलीफ मिल जाना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 7A के अंदर बात की गई है एनवायरमेंट रिलीफ फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 8 राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर डेथ। यानी कि अगर डेथ हो चुकी है आपकी ऐसे हजार्डियस सब्सटेंस से रिलेटेड किसी भी एक्सीडेंट के अंदर, तो अंडर सेक्शन 3 के क्लाउज 1 में उसको लाइक कंपनसेशन मिलेगी, पहली बात तो। दूसरी बात एडिशन टू एनी अदर रिलीफ इन अदर एक्ट, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ कंपनसेशन ले सकते हैं, उनको दूसरी जगह पर भी कंपनसेशन मिलेगी। एंड नंबर 9 पर जो हमारा सेक्शन 9 क्या बात करता है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, एक ऑथोराइज्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन मंगाई जा सकती है जैसी भी ओनर से उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वैसी, यानी कि वो ओनर को भी बुला सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो। उसके बाद है हमारा सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 बात करता है पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर जिस भी पर्सन को ऑथोराइज्ड पर्सन है जो हमारा, वो एंटर भी कर सकता है उस प्रेमिसेस को जहाँ पर भी ऐसे हजार्डियस सब्सटेंसेस को हैंडलिंग की जा रही है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी रूप में, एंड उनको इंस्पेक्ट भी कर सकता है। द प्रेमिसेस वेयर हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस। उसके बाद है हमारा सेक्शन नंबर 11 पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। तो बेसिकली यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, वही ऑथोराइज्ड पर्सन जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होगा, वो सर्च भी कर सकता है और किसी भी प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकता है जो भी उसको ऑथोराइज किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 12 पावर टू गिव डायरेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू सच डायरेक्शन इन राइटिंग टू ओनर और एनी ऑफ द कंप्लाई विद द डायरेक्शन। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसी भी गाइडलाइंस होंगी, जैसी भी डायरेक्शन देगी, वो ओनर को दिया जा सकता है, एंड उसके रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, लाइक आप ऐसा हैंडल मत कीजिए, उससे रिलेटेड आप ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसा ऐसा नहीं कीजिए। उसके बाद है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 बात करता है पावर टू मेक एप्लीकेशन टू कोर्ट resisting any owner from handling such hazardous substances on the receipt of application court may pass such order। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई एप्लीकेशन भी पास की जा सकती है कोर्ट के द्वारा, जिससे हम उस इंसान को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं एक तरीके से कि वो ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस को यहाँ पर होल्ड ना करे या उनको यूज ना करे।
पब्लिक वेलफेयर को देखते हुए जैसा भी कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। उसके बाद है हमारा सेक्शन नंबर 14 के अंदर पेनल्टीज बताई गई हैं। कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, 2, 2A, 2C of section number 4 of the if they fails to comply with any direction issued under section number 12, जो हमने पीछे बताया कि गाइडलाइंस जो है इशू की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको कैसे कैसे किस किस तरह से काम करना है। अगर वो उनको उनके रिलेटेड वो काम नहीं करते हैं, उन डायरेक्शन के अनुसार वो काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर पेनल्टी दी जा सकती है। नंबर 1 पे बताया गया पनिशमेंट नॉट लेस देन, यानी कि 1.5 साल से कम और 6 साल तक सबसे ज्यादा की पनिशमेंट दी जा सकती है, और इसमें फाइन भी होगा जो कि 1 लाख तक रहेगा, और दोनों भी हो सकते हैं। एंड इन केस ऑफ सेकंड ऑफेंस, यानी कि रिपीटिंग ऑफेंस में आपको कितनी सजा हो सकती है? सेकंड टाइम में सब कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल, और फाइन यानी यहाँ पर भी यही कि बोथ हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके थर्ड क्लाउज की, अंडर सेक्शन 360 सीआरपीसी और हमारा प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट ऑफ 1958, तो यहाँ पर बोला गया है कि इसके जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर वो पर्सन सिर्फ 18 ईयर्स के अंडर है तब तो वो अप्लाई करेंगे, एंड यहाँ पर जो ये एक्ट है वो ओवर रूल कर जाएगा 360 सीआरपीसी को एंड हमारे प्रोबेशन एक्ट को। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 की, जहाँ पे पेनल्टी दी गई है फेलियर टू कंप्लाई इफ सेक्शन नंबर 9 डायरेक्शन, जो कि हमारे सेक्शन नंबर 9 में डायरेक्शंस दी गई है, उनको अगर कोई भी जो ओनर है या कोई भी कंपनी है वो कंप्लाई नहीं कर रही है, तो यहाँ पर उसको 3 महीने तक की पनिशमेंट और 10,000 रुपए तक का फाइन दिया जा सकता है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 16 ऑफेंसेस बाय कंपनी एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड वाज डायरेक्टली चार्ज ऑफ शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली, यानी है कि कंपनी को उस चीज की सजा नहीं मिलेगी, एंड यहाँ पर कंपनी के लिए भी सेम सजा दी गई है, एंड ऐसे ही सेम टू सेम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट भी केस भी चलाया जा सकता है एंड उनको भी पनिशमेंट होगी। उसके बाद हमारा सेक्शन नंबर 18 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन कंप्लेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी और एनी पर्सन हु हैज गिवन नोटिस फॉर नॉट लेस देन 60 डेज इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द अथॉरिटी रखते हो। उसके बाद है पावर टू डेलीगेट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डेलीगेट सच ऑफ इट्स पावर एंड फंक्शंस एनी पर्सन एज इट मे डीम नेसेसरी एक्सेप्ट पावर अंडर सेक्शन 23 के अंदर हम आगे आपको बताएंगे पावर टू मेक रूल है, जहां पर उन पावर को छोड़कर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है फर्दर किसी ऑफिसर के अंदर या किसी पर्सन के अंदर जिसको भी अपनी पावर देना चाहे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 हमारा बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कि अगर कोई भी एक्शन आपका गुड फेथ में किया गया, जो कि हम आईपीसी में भी देखते हैं कि अगर कोई भी एक्शन गुड फेथ में किया गया है तो उसके अगेंस्ट कोई भी सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होती है, एंड ऐसा ही सेम टू सेम इस सेक्शन में भी बोला गया है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 21 एडवाइजरी कमेटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमेटी ऑन मैटर रिलेटिंग टू द एक्ट। इस मैटर से रिलेटेड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी एडवाइजरी कमेटी का वो गठन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लो जितनी भी पावर्स यहाँ पे दी गई है मेनली सभी की सभी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दी गई है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 22 इफेक्ट ऑफ अदर लॉज, प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट इन एनी अदर लॉ। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 23 पावर टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही यहाँ पे भी पूरी पावर दी गई है कि कोई भी रूल वो बना सकते हैं। इसी सेक्शन की हमने बात की थी सेक्शन नंबर 19 में, इसी पावर को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट नहीं कर सकती है किसी थर्ड पर्सन को, ये पावर उनके पास खुद ही रहेगी। उसके बाद अगर हम कंक्लूड करें, जैसे कि मैंने आपको शुरू से ही बताया कि ये जो हमारा एक्ट बात करता है एक पब्लिक के लिए बनाया गया, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बनाया गया। अगर कोई भी हैजार्डियस सब्सटेंस की हैंडलिंग में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे पहले हो चुके हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, एंड इसके अलावा और भी काफ़ी है, मैं आपको 1-2 केस और इंसर्ट कर दूंगी इसके अंदर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड आप इससे पहले भी हमारा पार्ट 1 चेक कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव सब कुछ समझाया है इससे रिलेटेड। तो कंक्लूड यही करेंगे, द एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड आफ्टर सेक्शन 3 ऑफ रियो डिक्लेरेशन ऑन द एनवायरनमेंट 1992। The social responsibility laws also regulate the authority to inspect, search and seizure. Central government can give instruction to any owner, employee can regulate handling hazardous substances. Hazardous substances से related अगर कोई भी दिक्कत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिलेटेड कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी इस एक्ट के अंदर भी जैसा जैसा डायरेक्शंस दी गई है उसी के अकॉर्डिंग उसकी हैंडलिंग की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।